जाइए मैनुअल में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लिया था, इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन हुई है कि आपके पास दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं डिफॉल्ट के अंदर, उनको हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की एंड देन फिर हमने उनको यहाँ पे सिंपल प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई कैलकुलेशन या एडिशन वगैरह परफॉर्म नहीं की हुई है, ठीक है। सेम एज इट इज। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ जाती थी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने दो पैरामीटर यहाँ पे बनाए थे और दो पैरामीटर के अंदर हमने वैल्यू पास की। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास एक चीज़ लिखी हुई है दिस डॉट ए या दिस डॉट दिस, ठीक है। ये कब होगा? हतीम आपके अटेंडेंस लगा दी है मैंने, ठीक है। तो ये कब करना है आपने? देखिए, ये चीज़ तब ज़्यादा अच्छा और तब ज़्यादा रिलायबल होती है जब आपके पास ना ये क्लास के वेरिएबल नेम, ठीक है, और पैरामीटर के नेम सेम हो जाए, तब आप ना यहाँ पे दिस का कीवर्ड यूज़ किया करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आ जाएं, आपके पास विजुअल स्टूडियो पे आए ज़रा पहले। लेट सपोज यहाँ पे आ जाए ज़रा विजुअल स्टूडियो पे। अगर मैं आपकी, हाँ मैंने स्क्रीन पॉज करा, बहुत जल्दी बता दिया आपने, थैंक यू। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे दो एक वेरिएबल है क्लास में बना हुआ इंटीजर num1, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल मेरे पास है यहाँ पे इसी के बराबर में हम लिख लेते हैं num2, ठीक है, कॉमा लगा दें और यहाँ पे इन दोनों को हमने कह देना है पब्लिक। ये मेरे पास पब्लिकली डिक्लेयर्ड दो वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दो वेरिएबल के साथ यहाँ पे आएंगे। लेट सपोज कि अब यहाँ पे num1 है, अब num2 है, ठीक है। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ दिस डॉट num1, ठीक है। यानी दिस का कीवर्ड क्या करता है? रेफर कर रहा होता है करंट ऑब्जेक्ट को। इन केस अगर मेरे पास यहाँ पे a कॉमा बी होते और यहाँ पे भी a कॉमा बी होते तो फिर आप किस तरह से करते? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती, अगर यहाँ पे लिखती ना a इक्वल टू a, ठीक है, एक मेरे पास a जो है वो ऊपर वाला और एक a जो है मेरे पास वो नीचे वाला, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके पास ना एक कंफ्यूजन क्रिएट होती कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे आ रहा होता। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखती दिस डॉट a इज इक्वल टू दिस डॉट ए में ये वाला ए पर अगर मैं आप देख रहे हैं हाईलाइट हुआ हुआ, ये वाला ए को रेफर कर रहा है, क्लास को रेफर कर रहा है, क्लास वेरिएबल को, और ये जो ये वाला ए है वो इसको रेफर कर रहा होगा। सेम एज इट इज आप दिस डॉट बी करते इज इक्वल टू बी कर देते, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता, ये रेफर कर रहा होता कि आप एक ऊपर वाला क्लास का वेरिएबल है और नीचे वाला ये, ठीक है। अच्छा, हम जरा दिखाएं आपकी क्लास में क्या मसला आ रहा है, क्यों नहीं बन रही, स्क्रीन शेयर करें अपनी। सोल्यूशन एक्सप्लोर पे जाइए। यस यहाँ मैम। पे कंसोल एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करें, कंसोल एप्लीकेशन 5 पे राइट क्लिक करें जी, और यहाँ पे ऐड पे जाइए। ऊपर ऊपर लिखा हुआ ना ऐड जी, इस पर जाके न्यू आइटम नीचे देखें, सबसे लास्ट में क्लास लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें जी, बिल्कुल। यहाँ पे अपनी क्लास का नाम रख लें एडिशन, ये आप छोड़ दें, एक्सटेंशन वगैरह इतनी नीड नहीं होती है, ऐड कर दें डायरेक्टली, ओके मैम। ठीक है। बन गया आपकी क्लास। अब ने प्रोग्राम डॉट सी एस एस के अंदर ना आप ना एडिशन का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए को कैपिटल रखिएगा, आपने स्मॉल यहाँ पे ए बनाया हुआ है, यस मैम। ओके। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास मैनुअल पे आ जाए। यहाँ पे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि आपके पास अगर यहाँ पे दो पैरामीटर, दो क्लास के वेरिएबल बनाए हुए हैं, दो पैरामीटर बनाए हुए हैं, दिस डॉट ए इक्वल टू नम कर दिया, यानी कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू आ रही है उठा के आप ए में डाल दें, num2 में जो वैल्यू आ रही है वो बी में डाल दें एंड देन उसको प्रिंट करा हुआ है। हमने सम भी करा हुआ है, यहाँ पे खाली प्रिंट हुआ हुआ है, मिस, तो ये ये वैसे आपने ही है। दिस डॉट ए जो बनाया है इसका जो है वो फंक्शन समझा दें, दिस मैं डॉट ए डिस्कनेक्ट जो हुआ। मेरे अपने विजुअल स्टूडियो पे किया हुआ है, देखें इसका फंक्शन ये है कि अगर मेरे पास
दोनों जगह पे सेम नेम आते हैं। देखिए इसका जो बेस्ट यूज केस जो बनता है ना वो तब बनता है जब आपके पास दोनों जगह पे सेम वेरिएबल आ जाए। ये मेरे पास क्लास की फील्ड्स कहला रही होती है ना, डेटा मेंबर कहते हैं या आपके पास क्लास फील्ड कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये भी सेम नाम की हो जाए और पैरामीटर भी सेम नाम के हो जाए, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम, ठीक है, तो तब मुझे यहाँ पे ना अपने पास इन दोनों को रेक्टिफाई करने के लिए, इन दोनों को समझने के लिए, देखने के लिए कि कहाँ पे कौन सा वाला ए आ रहा है। ये वाला ए जो है इस चीज को इंडिकेट कर रहा है अभी, और ये वाला ए जो है इस चीज को इंडिकेट कर रहा है अभी। बट अगर मेरे पास यहाँ पे अगर लेट सपोज के मैं दिस नहीं लिखती तो उसको कभी भी ऊपर वाला वेरिएबल नहीं मिलता। वो हमेशा क्या समझता है कि मेरे पास देखें ये दोनों जगह पे हाईलाइट होकर कौन सा वेरिएबल आ रहा है, ये वाला क्लास वेरिएबल को वो वैल्यू को होल्ड ही नहीं कर पाता। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ता है दिस कीवर्ड, दिस इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरा जो भी ऑब्जेक्ट होगा करंटली या जो भी चीज होगी करंटली, उस चीज को मुझे आइडेंटिफाई करवाने के लिए यहाँ पे दिस का कीवर्ड डिफाइन करना होगा। वैसे यहाँ पे कितने ए हैं? ए दो हैं सिर्फ। 2 ए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, 2 ए हैं। अब तो अपने यूज वेरिएबल चेंज मल्टीपल कर देते हम लोग। आप कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू। आप यहाँ पे चाहें तो num1 कॉमा num2 लिख लें, कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पे भी आपने पास num1 एंड num2 को डिक्लेयर कर लें, ठीक है। ये तब सिनेरियो बनता है जब आपके पास दोनों जगह पे सेम वेरिएबल आ जाए। तो अगर कभी सेम वेरिएबल आ रहे हो तो ये मत समझिए कि एरर है। ये हो सकता है कि आपके पास सेम वेरिएबल की वजह से दिस का कीवर्ड यूज किया जा रहा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। नहीं, डेटा टाइप नहीं होती दिस कोई डेटा टाइप नहीं है, याद रखिएगा हम सब, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद मैनुअल पे आ जाते हैं दोबारा। यहाँ पे आपके पास ये वाली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का चीज़ें क्लियर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन भी देख लें। यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है आपके पास इनिशियलाइज कर रहा होता है और हर पैरामीटर की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद एटलीस्ट वन पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड। The advantage of parameterized constructor is that you can initialize each instance of a class to different values, ठीक है। आपने एक ही कंस्ट्रक्टर में रहते हुए डिफरेंट वैल्यूज को शो करवाना लाजमी है, ठीक है, कि आप एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही कंस्ट्रक्टर पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट वैल्यूज को आप यहाँ पे शो लाजमी करवाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में किसी कोई क्वेश्चन हो तो अभी कर लें। देन हमारे पास थर्ड कंस्ट्रक्टर आ जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कुछ पूछना है इसमें किसी को? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक आ जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है आपके पास कंस्ट्रक्टर की कॉपी बनाने के लिए यूज होता है। एक ही कंस्ट्रक्टर है और उसी कंस्ट्रक्टर की आपने कॉपी बनानी है, कॉपी बना के काम करना है, देन हम उसको कहेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मेरे पास काम हुआ होगा, लेट्स एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। ये आपके पास बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हमने बनाए थे यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक कंस्ट्रक्टर है, मैं इस ही कंस्ट्रक्टर की एक और कॉपी बनाना चाहती हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने की बात नहीं हो रही, इस चीज का ख्याल रखिएगा। हम कॉपी पेस्ट करने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि एक ही कंस्ट्रक्टर की आपके पास मेमोरी में एक और कॉपी बन जाए और जब जब मुझे नीड हो मैं उस कॉपी के थ्रू अपने पास अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करती रहूं। दिस इज कॉल्ड कॉपी, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा इसी में ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग क्लासेस बना के भी काम कर सकते हैं या सारी एग्जाम्पल के लिए एक ही में काम कर लें। फॉर एग्जाम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की या कॉपी कंस्ट्रक्टर देख के पहचानने की इंडिकेशन सबसे बड़ी क्या होगी। सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्टर बना लें जैसा आप नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। एडिशन का आपकी क्लास है, एडिशन इज माय कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर कॉपी होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर होगा तो क्या चीज होगी उसके अंदर, यहाँ पे कोई पैरामीटर जब भी आएगा ना तो आपकी क्लास के नाम का सेम पैरामीटर आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, AAD रख दिया लेट्स सपोज माय नाम इसका। यहाँ पे अगर आपकी क्लास का नाम शो हो रहा है, क्लास का नाम लिखा हुआ है, इट सिंपली मीन्स दैट यू आर मेकिंग कॉपी ऑफ योर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आऊंगी
और इसके अंदर एक कंसोल डॉट राइट लाइन में एक मैसेज लिख दूंगी कॉपी कंस्ट्रक्टर, और कोई भी चीज़ अगर मुझे कॉपी करनी होगी कंस्ट्रक्टर में तो वो भी कर दूंगी यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कॉपी। अब ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर की कॉपी बन गई। नाउ अब ये मुझे, मेरे पास ना बहुत सारे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है। जरा मैनुअल पे भी आ जाए, पहले मैनुअल भी साथ साथ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी एग्जाम्पल में क्या हुआ होगा आपके पास? आपने जो AAD लिखा हुआ है, हाँ हाँ, एडिशन में डबल AD जो लिखा हुआ है, ये आपका इससे पहले कहीं यूज हुआ है नहीं या आपने कुछ नया वो बनाया? ये मेरा अपना है। आप चाहे ना तो अपना नाम भी लिख दें यहाँ पे, इससे कोई मसला नहीं है कि दिस इज माई रेफरेंस वेरिएबल। ये अपने मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, बस मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि अच्छा मुझे दिखाएं एरर क्या आ रहा है। इसलिए आपने इसके राउंड ब्रैकेट्स नहीं बनाए ना हमजा, वो सॉरी रमीज, रमीज के बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है ना, इसके बाद से कर्ली बॉडी ओपन नहीं की ना? बस नीचे नहीं की है जी करें ना ओपन। ओके मिस, करें, देख रही हूँ। हो गया मिस, हो सही गया, हो गया। ओके फाइन, यस मिस, फिर थैंक ठीक यू। है। अच्छा जी, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि आपके पास देखिए बॉडी नहीं बनाएंगे ना हमजा तो डेफिनेटली मसला होगा। रमीज़ है मिस यहाँ पे जो रमीज, भी है, हाँ ठीक है रमीज़। दूसरा फरजान, अगर आपकी आपने अभी लेट ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिएगा, क्योंकि अब 2 बजने वाले हैं, 12:30 की क्लास स्टार्ट हुई है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है क्लास स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास सबसे पहले एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है, आपके पास आपने 2 वेरिएबल बना लिए प्राइवेट टाइप के। ठीक है, यहाँ पे पास कौन से टाइप के वेरिएबल है? प्राइवेट टाइप के। यहाँ पे मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है। देखें हमने बात की थी ना कि जब भी हम अपने पास कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर के जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होंगे, तो आपके पास क्लास का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आएगा। मेरी यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे आपके पास क्या नाम आ गया? एम्प्लॉय। EMP इज माई वेरिएबल। क्लास रेफरेंस नेम, यहाँ पे आपके पास कुछ भी हो सकता है, इससे कोई हमें कंसर्न या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो यहाँ पे ना अपना नाम लिख के भी चेक कर सकता है कि हाँ कि यहाँ पे ये, अगर हम कुछ और नाम भी लिख दें EMP के अलावा तो यस दे कैन रन इट इजीली। यहाँ पे 2 वेरिएबल के अंदर ने वही वाला काम के वैल्यूज पास कर ली। मेरे पास पहला कंस्ट्रक्टर ये है, दूसरा कंस्ट्रक्टर ये है, 2 कंस्ट्रक्टर आ गए। ये फर्स्ट वन है, ठीक है, एंड दिस वन इज सेकंड। सीक्वेंस मैटर नहीं करती, कोई भी पहले कोई भी बाद में आ सकता है, इससे कोई कंसर्न हमें नहीं होना चाहिए कि पहले कौन सा आ रहा है, पहले कौन बाद में कौन सा आ रहा है। ठीक है, 2 कंस्ट्रक्टर बना लिए, दोनों में हमने सेम काम किया हुआ है, दोनों में हमने वैल्यू पास की हुई है। एक मेथड बनाया है प्रिंट का, ये कैसे पता चल रहा है मेथड है, ये देखें, दिस इज माई स्ट्रिंग टाइप मेथड। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का एक मेथड बना हुआ है और इसको हमने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, ये चीज ख्याल रखिएगा, अगर आपने स्ट्रिंग टाइप यूज की होगी डेफिनेटली यू हैव टू रिटर्न समथिंग इन योर मेथड, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर दैट फंक्शन शुड नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, इस क्यूरी में या इस कोड में आपको अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, अब क्या करना है हमें यहाँ पे अपने पास? मिस बोले। मिस कोई वेट कर रहा है मीटिंग में हाँ होने के लिए। मैंने कर दिया इनको। 2 बजे क्लास क्यों ज्वाइन की जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, 1:45 हो रहे हैं इस वक्त ऑलमोस्ट, इतना लेट। मोहसिन अगर आप चाहें तो वॉइड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर हम वॉइड के साथ काम करेंगे तो यू जस्ट नीड टू राइट कंसोल डॉट राइट लाइन, और फिर ये जो पूरा मैसेज और जो वेरिएबल लिखा हुआ है ना आप एज इट इज पास कर दें, चल जाएगा कोड, कोई मसला नहीं है, वॉइड भी यूज़ कर सकते हैं मोहसिन। 2 पौने 2 बच्चे क्लास में क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? देखिए क्लास की टाइमिंग आपकी ना
12:30 to 3:30 है, ठीक है। और ये टाइमिंग वापस रिवाइज हो चुकी है आपकी, बीच में आपकी क्लासेस थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए हो रही थी इसी वजह से, ठीक है। लेकिन अब क्लास की टाइमिंग जो है वो प्रॉपरली 12:30 to 3:30 तक ही होगी, 3 घंटे की प्रॉपर क्लास है आपकी। सो यू हैव टू मेक श्योर योर प्रेजेंस। ये आधा पौना घंटा आपने या 1-1.5 घंटा जो निकाल दिया है, तो क्या करेंगे फिर आप क्लास में? काफ़ी आगे, अब तो टॉपिक भी एंडिंग पे है। आपके पास यहाँ पे 4th टाइप पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टर की, 3 टाइप आप पढ़ के आ चुके हैं पिछला, अब इसकी भी एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। तो ये आपने बहुत ज़्यादा ही अपना ना लॉस कर रहे हैं अगर इस तरह से नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा आपके पास क्लास में। तो एनी हाउ आपका अपना ही लॉस है अगर आप लेट क्लास ज्वाइन करते हैं। एक आध क्लास में इशू समझ में आ जाता है कि डेफिनेटली हो सकता है। अगर आपके पास लाइट का इशू आपको पता है इस टाइम पे मेरी क्लास और डेफिनेटली हमेशा ही लाइट जाएगी, तो आप उसके ऑल्टरनेटिव पे कोई अपना बैकअप भी तो प्लान करें। डेटा सबके पास होता है आजकल। इसीलिए आपने जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो बनवाया था वो आप एक बार दिखा देंगी? ये वाला कोड, ये वाला भी हाफ कोड बना है, अभी हम बनाएंगे पूरा कोड इसके अंदर। ये तो अभी खाली हमने इसके अंदर मैसेज रखा हुआ है ना कॉपी कंस्ट्रक्टर, अभी हम इसके अंदर कोड करेंगे रमीश, अभी पूरा कोड हुआ नहीं है मेरा। यहाँ पे आके भी मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना लूंगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यही वाला जो ए वाला कंस्ट्रक्टर है ना, इसकी कॉपी बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल क्या करूंगी, दिस डॉट ए इज इक्वल टू करेंगे, और इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे दोबारा, दिस डॉट num1 लिखेंगे या num2 लिखेंगे, ये मेरी मर्जी कि मैंने num1 पास करना है यहाँ पे या num2। स्टूडियो शो नहीं हो रहा? अच्छा, अब ठीक है, अब दोनों चीजें शो हो रही हैं। ये आपके पास मैनुअल भी शो हो रहा है अब? ठीक है, मिस्टर मैनुअल शो हो रहा है? हाँ हाँ, मैंने मैनुअली खोला हुआ है। अब ठीक है, अब ये खोल दिया मैंने। अब आपके पास मर्जी है कि आपने ये वाले के लिए काम करना है मेथड के लिए, या फिर आपने ऊपर वाले मेथड के लिए काम करना है। इन केस अगर आप ये वाले के लिए काम करेंगे, जी तलहा बोलें, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास दिस डॉट ए इक्वल टू num1 num1 कर दें टर्मिनेटर, पहले वाले कंस्ट्रक्टर की कॉपी बना दी जो 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस डॉट ए या फिर बी, जो भी आपके पास ऊपर वेरिएबल। अच्छा, ऊपर चेक कर लें आपने क्या किस नाम से वेरिएबल बनाए हुए हैं, num1 के नाम से बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, num1। अच्छा, दोनों जगह पे सेम वैल्यूज डेफिनेटली पास नहीं होंगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी अपने पास, ये जो नाम लिखा है ना क्लास वेरिएबल का, AD डॉट num1, ठीक है। मतलब कि ये कॉपी बना देगा आपके पास किसकी, इस वाले वेरिएबल की। अब आपके पास मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेवरेज मिलता है कि आप यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं। तो हमेशा आपके पास जो लेफ्ट साइड होगी वो आपके पास हमेशा जो वैल्यू को स्टोर कर रही होगी, और जो राइट साइड होगी वो वैल्यू को हमेशा होल्ड कर रही होगी या गेट कर रही होगी, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको भी कह दिया, दिस डॉट num2 इक्वल टू AA वाला जो मेथड है आपका वो कॉल किया, जो क्लास रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, क्लास रेफरेंस वेरिएबल है, और उसको कॉल कर दिया। अब आपने प्रिंट करनी है वैल्यूज, तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी के नीचे आके कंसोल डॉट राइट लाइन लिखें और अपने पास इन्हीं दो वैल्यू दिस डॉट num1 एंड दिस डॉट num2 लिख दें। आपके पास यहाँ पे वैल्यूज भी इसकी प्रिंट हो जाएंगी। num1 बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग के लिए मैं ये लगा रही हूँ, ठीक है, कौन, वरना ये सम भी हो सकती थी वैल्यू डायरेक्टली, और दिस डॉट num2, ठीक है। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज लिख दी हैं। अब अगर हम यहाँ पे आके अपने पास प्रोग्राम डॉट CSS में आए और प्रोग्राम डॉट CSS में आके इसको रन करने की बात करें, तो देखें इसको रन करने का तरीका क्या होगा। सिंपल, जब अपने पास आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए मैंने इस अपने पास एक और ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले अपनी क्लास का, मैंने इसका नाम C रखा है, ठीक है, ताकि आप पता चल कि कॉपी के लिए COPY रख दें, तो इज इक्वल टू न्यू और एडिशन, ठीक है। जैसे ही आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे आपके पास 4 हो गए, ठीक है। पहला वाला आपके पास एम्प्टी को इंडिकेट करेगा, सेकंड वाला आपके पास एड को इंडिकेट करेगा, ये देखेंगे क्लास वाला जो आपने बनाया था। थर्ड वाला आपके पास 1 पैरामीटर एंड देन 2 पैरामीटर वाले को। मुझे यहाँ पे अपने पास जो है कॉपी वाला कंस्ट्रक्टर अगर कॉल करना है, तो कॉपी वाले कंस्ट्रक्टर के लिए आप बता दें कि आपने ये जो बाय डिफॉल्ट 3 कंस्ट्रक्टर पुराने बनाए हुए ना, आप में से किसकी कॉपी बनानी है। मैंने कहा ये वाले कंस्ट्रक्टर की कॉपी बनानी है, 2 पैरामीटर वाली की।
तो जो 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर में आपने ये पास किया है ना, एडी का रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम, आप यहाँ पे सिंपल लिख दें एडी, ऑटोमेटिकली वो आपके पास इसके अंदर जितना भी काम हुआ होगा वो सारा कॉपी करेगा और अपने इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर उठा के ले आएगा। ठीक है, अब रन करें। ये देखें यहाँ पे आपके पास इन दो वैल्यू का हमने यहाँ पे सम किया हुआ था, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इन दो वैल्यू को आपने सम किया था, ये आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपके पास वैल्यू ऑफ ए इज 4 और कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमने दो वैल्यूज को प्रिंट किया। देखें यहाँ पे मेरे पास वैल्यू जो थी 45,67 ए और बी की वैल्यू रखी थी, यही दोनों वैल्यू यहाँ पे लाके इसने एज इट इज प्रिंट कर दी। तो जो भी वैल्यूज, जो भी काम आप इस पैरामीटर में पास करते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है हमारे पास के आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। वैसे addition.cs दिखाइएगा। addition.cs में एक मिनट खोल रही हूँ। ये लीजिए, ये रहा आपके पास कॉपी वाला काम। इससे पूछें क्या क्वेश्चन है आपका? वैसे आपने जो हाँ। this.num जो आपने कॉपी करवाए ये में सब फिर से एक बार समझा देंगी? ये वाले देखें हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको हम दोबारा रिमूव करते हैं। यस मिस। और रिमूव करने के बाद सबसे पहले देखें हमने जिस तरह ऊपर लिखते हैं दिस डॉट ए, इसी तरह से हमने पास लिखा दिस डॉट num1। num1 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास जो क्लास वेरिएबल हैं ऊपर डिक्लेयर हुए हुए ये वाले हमने यूज किए। ठीक है, बस क्लास रेफरेंस वेरिएबल कह सकते हैं, क्लास फील्ड भी कह सकते हैं इसको। हमने यहाँ पे लिखा दिस डॉट num1 इज इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल ये वाला जो आपके पास वेरिएबल था जो कि अपने अपने पैरामीटर में पास किया था AD.num1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना कॉपी बन चुकी है, ये कॉपी बनाएगा। ये वाला जो काम है ना ये आपके पास कॉपी बनाएगा। कहाँ से? ये वाले पैरामीटर से, इस वाले पैरामीटर से कॉपी बना के उठाएगा। देन अगेन मैंने दोबारा लिखा दिस डॉट num2 इज इक्वल टू add.num2। ठीक है, ये दूसरे पैरामीटर की वैल्यू उठा के कॉपी बनाएगा। ठीक है, और कॉपी बनाने के बाद ना इस जो भी वैल्यू आ रही होंगी मेरे पास यहाँ पे कॉपी बनाने के बाद वो इनके अंदर जाके होल्ड हो जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी और इसके अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू मेरे पास इजीली होल्ड हो जाएंगी। तो जो वैल्यू यहाँ पे होल्ड हो रही होंगी उन्हीं दो वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवा लिया था। अगर सम करवाना है तो सम करवा लें, प्रिंट करवाना है, देखना है तो सिंपल देख भी सकते हैं। तो ये फायदा हो रहा था कॉपी बनाने का। अब मैं एक मेथड में एक पैरामीटर में चेंजेस अप्लाई करती, दूसरे के अंदर चेंजेस ऑटोमेटिकली अप्लाई होना स्टार्ट हो जाती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर मैं यहाँ पे आगे इन दोनों की वैल्यूज चेंज कर दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 34 कर दिया और इसको मैंने कह दिया 6, तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे मैं आऊंगी कॉपी वाले के अंदर तो वैल्यूज मेरे पास चेंज हुई हुई नजर आ रही होंगी। यहाँ पे सम हुई हुई वैल्यूज आ रही होंगी 34 + 6 की, एंड यहाँ पे दोनों वैल्यू इस तरह से आ जाएंगी लिखी हुई। तो ये एडवांटेज है मेरे पास कि एक ही काम को करके आप बार बार ना उसी चीज़ को इस तरह से कॉपी भी बना सकते हैं। कॉपी का फ़ायदा क्या है, एक जगह चेंज करूँगी बाकी सारी जगह खुद ब खुद चेंजेस अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे हर जगह जाके अलग अलग वैल्यू अलग अलग पैरामीटर देना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आती है? यहाँ पे क्लियर है? मिस ये तो आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल करवाया, यहाँ से बिल्कुल कंस्ट्रक्टर का क्या लिंक है इस ऑब्जेक्ट से? देखें हमने एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट, देखो क्लास तो बेटा सारी सेम ही है आपकी। ठीक है, एक ही क्लास ये भी है, एक वही क्लास ये भी, वही भी एक क्लास है। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिफरेंट बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैरामीटराइज काम हुआ था। तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट या एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे कंस्ट्रक्टर में भी पास करनी है और सेम पास हो, देखिए ये चीज़ ना मेक श्योर करती है, अपनी श्योरिटी के लिए आप डिफाइन करते हैं इस तरह से कि मेरे पास ना इन केस कभी भी दोनों कंस्ट्रक्टर या दो अलग ऑब्जेक्ट के अंदर ना वैल्यू डिफरेंटली ना चली जाए। सो फॉर दिस श्योरिटी पर्पस
हम अपने पास इस तरह से कॉपी बना लेते हैं ताकि मुझे ना एक ही बार वैल्यू पास करनी पड़े ऑब्जेक्ट में, 2 ऑब्जेक्ट में पास करने से बेहतर है। हाँ उस कंस्ट्रक्टर का तो अभी कोई यूज ही नहीं है जो आपने अभी बनाया। अगर आप उसको रिमूव भी कर देंगी तो ये काम तो फिर भी होगा, कॉपी वाला काम, क्योंकि ये तो आप कॉपी ऑब्जेक्ट होगा के लेकिन थ्रू शो काम तो कर नहीं रहे होगा ना। हैं। अगर मैं तो ये वाला काम, अगर आप प्रिंट, ये वाला नहीं, अगर आप वो कंस्ट्रक्टर वाला काम, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला काम अगर आप रिमूव कर देंगी, ये वाला दिस वन, जी जी, इसका तो अभी तक उससे कोई लिंक ही नहीं है। ये तो अभी तो आप सिंपल इससे अभी कोई प्रोग्राम लिंक नहीं होगा, ये आपकी मैनुअल की एग्जांपल है, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट दिस, ठीक है। अदरवाइज नहीं, तो देखें इसका कनेक्शन क्या है उससे? बेटा, ये देखो कनेक्शन, आप वैल्यू क्या आ रही है, अब वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 0 0 आ रही है, ठीक है। क्यों? ये show क्योंकि नहीं अब आपके पास जी शो नहीं हो रहा, आउटपुट स्क्रीन नहीं आ रही है। आउटपुट स्क्रीन शो नहीं हो रही, 1 मिनट, अब आपके पास शो हो रही है आउटपुट स्क्रीन। देखिए मैंने यहाँ से दोनों हटा दिए थे, दिस वाले काम जो आप कह रहे हैं, दिस वाला जो आपने लिखा हुआ आपसे कोई फायदा नहीं कर रहा, मतलब कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इफेक्ट नहीं हो रहा है। देखें अगर हम यहाँ पे वैल्यू नहीं करेंगे तो आपके पास कंस्ट्रक्टर की वैल्यू क्या आ रही है बाय डिफॉल्ट, अब यहाँ पे 0 इस कंसिडर हो प्रोग्राम रही है। CS में भी तो आपने कॉपी वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है कमेंट किया हुआ है ना? नहीं, ये देखें और ये देखें, कमेंट नहीं हुआ हुआ। अगर कमेंट होता तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर शो ही नहीं होता। दोबारा रन कर लें इसको बंद करके, अगर आपको लग रहा है कि कमेंट हुआ हुआ है। यहाँ से कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास दिस वाला काम भी हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। नाउ सी दिस, वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे सम की वैल्यू स्टिल 40 है क्योंकि आपने 36 और 4 पैरामीटर पास किया होता है 2 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये वाले में, ठीक है। ये आपकी जगह सही है, ये आपके पास हो रहा है, एंड स्टिल द आउटपुट इज 0। आउटपुट 0 एहतशाम इसलिए होगा क्योंकि आपके पास ना यहाँ की जो दोनों वैल्यूज है ना वो उठ के यहाँ पे आ रही थी दिस के पैरामीटर में, ठीक है। अब लेट सपोज देखें, सबसे पहले आप जरा चले जाएं ऊपर ये वाले काम में। आपने क्या किया है, सबसे पहले इस चीज को समझे कि आपने 34 और 6 की वैल्यू पास की थी, वो आ गई थी इन 2 पैरामीटर में, यहाँ पे A में और B में, ठीक है। 34 यहाँ पे आया था, इसको क्लोज करें, ठीक है। 34 मेरा यहाँ पे आ चुका था और यहाँ पे मेरे पास 6 आ चुका था। अब हुआ क्या था, यहाँ तक करने के बाद आपके पास जो थी वैल्यू उठ के num1 में स्टोर हुई थी A की, ठीक है। ये वाली वैल्यू उठ के num1 में चली गई थी और B की वैल्यू उठ के num2 में आ गई थी। सेम काम मैंने नीचे आके किया कि num1 और num2 की वैल्यूज को मैंने प्रिंट करना स्टार्ट